एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने खत्म कर दिया था हमारा मैग्नेटिक मटेरियल वाला चैप्टर। ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर दिया है। चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ चैप्टर देखो, पढ़ो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो क्वांटम वाला जो पार्ट है, जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स जिसको तुम लोग बोल सकते हो। तो भाई जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 14, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत लोग बोल रहे थे सर ड्यूअल नेचर आने वाला है, ड्यूअल नेचर आने वाला है एग्जाम में, तो मैंने बोला लेट्स से स्टार्ट विद ड्यूअल नेचर। ओके, तो ऑलरेडी अभी हमारे पास दो चैप्टर बचा हुआ है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, मतलब चैप्टर नंबर 12 एंड 13 इज ऑलरेडी देयर। ओके, अभी भी वो वहां पे बचा हुआ है, वो हमको करना है। बट बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 14 चैप्टर स्टार्ट करो, 14 चैप्टर स्टार्ट करो, तो लेट अस स्टार्ट विद द 14 चैप्टर। ओके, सो 14th चैप्टर में अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे हमको क्या बात करना है, यहां पे हमको बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे करना है कि भाई अभी तक जो भी तुम लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे थे ना, वो लाइट के बारे में तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है अब वो बदलने वाला है। इस चैप्टर में वो पर्सपेक्टिव बदल जाने वाला है। जैसे अगर तुमको याद होगा तो 11th में हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। अगर तुमको याद होगा तो 11th में जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या बोला कि भाई जो लाइट है दैट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यस और नो, वहां पे हम लोग ने वो चीजें पढ़ी। फिर हम लोग ने 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, यस और नो। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ने क्या चीज डिस्कशन किया भाई, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ने डिस्कशन किया कि एक्चुअल में जो लाइट है, जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तुम्हारा वेव के फॉर्म में है। ओके, किसके फॉर्म में है? वेव के फॉर्म में। फिर वहां पे हम लोग ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी फिनोमिना डिस्कशन हम लोग ने वहां पे किया। मतलब हम लोग ने क्या अज्यूम किया कि भाई लाइट एक वेव है। ओके, रेडिएशन एक वेव है। ओके, तो हम लोग ने ये अज्यूम किया। अब यहां पे क्या आके पता चलता है भाई, यहां पे आके पता चलता है कि लाइट इज अ मैटर। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो लाइट है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, मतलब अभी तक जो भी तुम पढ़ रहे थे वो एक वेव नहीं है, उसके अंदर पार्टिकल है। लाइट के अंदर मतलब तुम्हारे पास जो उजाला आ रहा है, जो रोशनी आ रही है, ये रोशनी के साथ पार्टिकल भी आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ओके, तो ये कहानी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। ओके, और बाद में ऐसा देखेंगे कि भाई डुअल नेचर मतलब उसके पास दोनों फिनोमिना है। ओके, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास वेव की भी प्रॉपर्टी है और उसके पास पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी है। ओके, सो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। सो लेट अस स्टार्ट विद आज का टॉपिक। बहुत बेसिक सा टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग ने देखेंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है वो कैसा है, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए, ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां पे आज करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको पता है, शायद तक तुमने सुना भी होगा कि भाई आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहानी लाया था, वो लाया था हेनरिच हर्ट्ज ने। ओके, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उनके नाम पे रखा गया, दैट इज हेनरिच हर्ट्ज। ओके, तो हेनरिच हर्ट्ज ने कहानी लाया था, उसी कहानी को आइंस्टाइन ने अपने हिसाब से आगे फॉरवर्ड किया और उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया इसके लिए। ओके, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई मेटल पीस है, लेट्स से मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, तो अगर यहां पे कोई मेटल सरफेस है, तो जब मैं इस मेटल सरफेस पे एक हाई एनर्जी बीम बम्बार्ड करता हूं, मतलब जैसे मैं इसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन देता हूं, ये हाई एनर्जी रेडिएशन है। ओके, हाई एनर्जी रेडिएशन, रेडिएशन बोले तो लाइट तुम्हारा। ओके, अब बार बार मैं लाइट और रेडिएशन अलग अलग चीज नहीं बोलूंगा, रेडिएशन बोले तो लाइट, लाइट बोले तो रेडिएशन, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, जो तुम्हारा गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल जो है वो सारा चीज यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहां पे एक हाई एनर्जी रेडिएशन दूंगा तो मुझे पता है कि भाई इस मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस, हाँ ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है, ये मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना भाई, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमको पता होगा, तुमने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। यस और नो? ओके भाई, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ओके, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं मेटल सरफेस के पास या फिर मेटल के पास। ओके, मेटेलिक मटेरियल जो होते हैं उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं ये हाई एनर्जी रेडिएशन इस मेटल पे दिया, जैसे ही मैंने हाई एनर्जी रेडिएशन इस मेटल पे दिया, इस मेटल से क्या होने लगा भाई, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे। मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कहां निकल गए,
बाहर निकल गए। अब देखो जरा, तुम सोचो कि अगर तुम्हारे ऊपर धूप आए, ओके, जरा इमेजिन करो, तुमको इमेजिन करने की कोशिश करा रहा हूं कि भाई कैसे ये फिनोमिना हो पा रहा है, कैसे हमने कंक्लूड किया कि इट हैज अ पार्टिकल, मतलब जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास पार्टिकल होता है, ये कैसे कंक्लूड हुआ। ओके, तो मान लो तुम्हारे ऊपर रोशनी आ रही है, ओके, ये रोशनी तुम्हारे ऊपर आ रही है या फिर धूप तुम्हारे ऊपर आ रहा है, और तुम्हारे ऊपर जैसी धूप आया तुमको धक्का फील हुआ। कभी हुआ है क्या ऐसा? कभी हुआ है कि तुम्हारे ऊपर रोशनी आए, धूप आए और उस धूप की वजह से तुमको धक्का लगे? ओके, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ है, बट यहां पे हुआ, वो चीज क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे जैसी एनर्जी आया तो वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में गया और इस इलेक्ट्रॉन को वहां से धक्का मार के निकाला। अब जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, ऐसा धक्का मार रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई इसके अंदर भी कुछ तो मेटल जैसा कोई तो प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ तो पार्टिकल जैसा प्रॉपर्टी है इसके पास, कुछ तो इसके पास पार्टिकल जैसा प्रॉपर्टी है। और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल रहा है। कहां से बाहर निकल रहा है? उस मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो इससे कंक्लूजन आया, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन आया कि एक्चुअल में ये जो वेव है ना, द वेव कैरी अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ओके, ये जो वेव है ना, ये कैरी करते हैं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे रहते हैं वो, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसको बाद में आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटॉन। तुम लोग ने फोटॉन नाम सुना रहेगा। बाद में आइंस्टाइन ने जब नामकरण हुआ तो आइंस्टाइन ने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज फोटॉन। आइंस्टाइन का थियरी बना। ओके, तो तब हम फोटॉन पढ़ेंगे, अभी तो हमको फिलहाल फोटॉन के बारे में पता नहीं है। हमने इतना पता लगा लिया कि भाई ये जो एनर्जी है, ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के अंदर कोई तो ऐसी पार्टिकल प्रॉपर्टी है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा रहा है। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल को धक्का दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल ही होना चाहिए। भाई इतना तो अपने को समझ आ गया कि अगर मैं इस मार्कर को धक्का दे रहा हूं, तो अगर इस मार्कर को धक्का दे रहा हूं, ये पेन को धक्का दे रहा हूं, ये स्टाइलस को धक्का दे रहा हूं, तो अगर मैं धक्का दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि जो मटेरियल, जो मैटर ये है, वही मैटर मेरा है। ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर धूप मारूं और जैसी धूप मारूं ये हिलना चालू हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर इसके ऊपर एक्सरे मारूं तो हिलना पॉसिबल हो जाए। अगर एक्सरे से कोई पार्टिकल हिल रहा है, अगर एक्सरे से या फिर यूवी से या फिर तुम्हारा गामा से, किसी से भी, XYZ, ओके, विजिबल से भी अगर कोई पार्टिकल यहां से निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको निकालने वाला भी क्या होगा, पार्टिकल होगा, या फिर उसमें पार्टिकल जैसा कोई तो नेचर होगा। तो इसलिए ऐसा प्रिडिक्ट किया गया, ऐसा गेस किया गया, या फिर ऐसा कंक्लूजन निकाला गया कि भाई दिस वेव या फिर दिस रेडिएशन have particle nature। और बाद में जब आइंस्टाइन आया तो आइंस्टाइन ने उसी पार्टिकल नेचर को नाम दे दिया, क्या, फोटॉन। क्या नाम दे दिया? फोटॉन। मतलब ये जो वेव है, एक्चुअल में ये जो रेडिएशन है, जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ओके, एंड दैट पार्टिकल्स बिकम अ फोटॉन। उसका ही नामकरण क्या हो गया? फोटॉन हो गया। और जैसे वो पार्टिकल जब आए और इस मेटल सरफेस पे टकराए, तो जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया या फिर बोल लो एनर्जी ट्रांसफर किया, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ गया। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए और ये जो फिनोमिना हो रहा है ना, इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, क्लियर, बात में आ गया? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन द हाई एनर्जी रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, the electron come out from that surface and this phenomena is called as photoelectric effect। ये फिनोमिना क्या होता है? ये फिनोमिना होता है तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, बात में आ गई? अब जनरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर तुमको ऑब्जर्व करना है तो तुमको हाई एनर्जी
फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब भाई यूवी नहीं, यूवी चाहिए, एक्सरे चाहिए, गामा चाहिए, सारे हाई एनर्जी। अब तुम थोड़ा आगे चले जाओगे जहां पे वेवलेंथ तुमको बहुत बड़ा मिलेगा, जैसे रेडियो वेव हो गया तुम्हारा, टेलीविजन वेव हो गया, ओके, तुम्हारा इंफ्रारेड वेव हो गया, तो ये थोड़े से बड़े वेवलेंथ हो जाते हैं। जब ये बड़े वेवलेंथ हो जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो यहां पे तुमको वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है तो तुमको जो फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा भाई, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होना पड़ेगा और वेवलेंथ क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और ये जनरली पॉसिबल हो पाता है तुम्हारे गामा, एक्सरे, यूवी ये सब के साथ। विजिबल के साथ भी होता है, अगर विजिबल लाइट भी तुम किसी सरफेस पे मारोगे तो तुमको वहां से इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली आंख से तो नहीं दिखेगा, बस वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये गारंटी है। विजिबल के साथ भी होता है लेकिन सब मेटल सरफेस के साथ नहीं होता। अगर तुम देखने चाहो तो ज्यादा करके मेटल सरफेस से अगर कोई निकालता है तो दैट इज वो यूवी रे या फिर तुम्हारा एक्सरे या फिर तुम्हारा गामा रेज, ओके, यही तीन ज्यादा करके काम आते हैं रेडिएशन। क्लियर, बात में आ गया। अब ये कैसे समझा गया, कैसे ये किया गया, दैट इज कॉल्ड उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है तुम्हारा, तो यहां पे भाई एक ट्यूब लिया गया, यहां पे लगाया गया एक मेटल सरफेस और यहां पे तुम्हारा एक कलेक्टर प्लेट है, तो इसको तुम बोल सकते हो एमीटर प्लेट। ये तुम्हारा एमीटर प्लेट है, और ये तुम्हारा कलेक्टर प्लेट है। ओके, और यहां पे थोड़ा सा जगह दे दिया गया इसके लिए रेडिएशन को एंटर करने के लिए, ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया गया एमीटर से, तो एमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। और यहां पे प्रोवाइड किया गया तुम्हारा हाई वैल्यू वोल्टेज। यहां पे तुमको क्या प्रोवाइड किया, हाई वैल्यू वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, ओके। अब देखो क्या हुआ, यहां पे कहानी क्या हुआ कि जैसे ही यहां पे ऑब्जर्व, पहले सेटअप समझो भाई क्या सेटअप है, ओके। तो एक ट्यूब लिया गया, ओके, इट इज ट्यूब, ग्लास का बोल दो, क्वार्ट्ज का बोल दो, ओके। तो ये ट्यूब है, इसके अंदर दो प्लेट यूज किया गया, एक हुआ तुम्हारा एमीटर प्लेट और एक हुआ तुम्हारा कलेक्टर प्लेट, ओके। एक हुआ तुम्हारा एमीटर प्लेट और एक प्लेट हुआ तुम्हारा कलेक्टर प्लेट, ओके। और इसको कनेक्शन दिया गया भाई, यहां पे क्या लगाया, एमीटर लगाया जो डिटेक्ट कर सकता है माइक्रो या फिर नैनो एम्पियर तक का करंट, ओके। और यहां पे हाई वैल्यू वोल्टेज लगाया गया। तुम अगर एग्जैक्ट सेटअप देखना चाहो तो एग्जैक्ट सेटअप तुम्हारे बुक में है, हमको यहां पे सिर्फ समझना है कि कैसे क्या बन रहा है, ओके। और इसको कलेक्टर प्लेट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया, ओके। अब क्या देखा गया, अब क्या देखा गया कि जैसे ही यहां पे एक सोर्स लाया गया, इट इज अ हाई एनर्जी सोर्स, ओके, और जैसे ही वो सोर्स इस मेटल प्लेट पे गिरा, जैसे ही वो सोर्स इस मेटल प्लेट पे गिरा, मान लो ब्लू कलर का सोर्स दिखा देता हूं, जैसे वो सोर्स इस मेटल प्लेट पे गिरा तो इसके अंदर ना, ये जो एमीटर है ना, इस एमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर करंट का डिटेक्शन पाया गया। क्या पाया गया, करंट का डिटेक्शन पाया गया, ओके। मतलब जैसी भाई, अब वो यहां लगाओ, यहां लगा दो, तुमको चाहिए तो तुम ये यहां लगा दो एमीटर, ओके। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, अब मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, यहां पे जैसे ही मैंने सोर्स डाला उस प्लेट पे, जैसे ही मैंने हाई एनर्जी सोर्स लिया और उस प्लेट पे इंसिडेंट किया, तो यहां पे मेरे को क्या दिखा, यहां पे मेरे को करंट डिटेक्शन दिखा। मतलब भाई उस एमीटर में से करंट फ्लो हो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा होगा भाई, करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइड बाय टाइम, यस और नो। मतलब अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है मतलब कहीं पे भी तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, फिर कंक्लूड किया गया कि भाई जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा हाई एनर्जी रेडिएशन को इंसिडेंट किया तो यहां से क्या निकलना चालू हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए। क्या निकलना चालू हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए, ओके ओके। और वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, वो इलेक्ट्रॉन गए कलेक्टर प्लेट के पास। कहां गए वो, कलेक्टर प्लेट के पास। कलेक्टर ने वो चीज अब्सॉर्ब की, फ्लो कराया किसके अंदर से, माइक्रो एमीटर से, और वहां से मुझे क्या पता चला, वहां मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट हो रहा है।
और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यहां इलेक्ट्रॉन जरूर निकल रहे होंगे। क्लियर, बात समझा? ओके, क्यों? क्योंकि भाई ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के पास पार्टिकल है, उसके पास छोटे 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 पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ओके, अब कुछ कंडीशंस है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तुम बोल सकते हो कि कैसे कैसे होता है, तो एक एक करके हम लोग सारा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? पहला ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई ऐसा देखा गया कि अगर स्मॉल इंटेंसिटी का भी तुम लोग रेडिएशन दोगे इसके ऊपर, मतलब इस मेटल प्लेट पे अगर तुम लोग छोटा इंटेंसिटी भी दोगे तो भी तुमको इसके अंदर करंट डिटेक्ट होता हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि भाई अगर तुम इंटेंसिटी छोटा दोगे तो भी तुमको करंट वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। हाँ, फ्रीक्वेंसी के साथ देखा गया कि अगर तुम लोग छोटी फ्रीक्वेंसी दोगे, मतलब अगर कम वैल्यू का फ्रीक्वेंसी दोगे, तो हर बार तुमको यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नहीं मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट था एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कहानी क्या बनी भाई? पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? पहला ऑब्जर्वेशन बोलता है कि द लो इंटेंसिटी रेडिएशन, low intensity radiation able to show the photoelectric effect, able to show the photoelectric effect, photoelectric effect। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई अगर छोटा से छोटा भी इंटेंसिटी होगा, अगर छोटा से छोटा भी इंटेंसिटी होगा तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बट फ्रीक्वेंसी छोटी हुई तो नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बट फॉर फ्रीक्वेंसी there should be a minimum requirement, there is a minimum frequency requirement for which electron emit from metal surface, that frequency is called as उसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब भाई अगर तुम कोई फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग अभी तक तुम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते थे, एन से डिनोट करते थे, बट यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये न्यू है तुम्हारा। क्लियर बात में आ गई कि भाई अगर तुम लोग एक उसको लो रेडिएशन भी दोगे, उसको लो इंटेंसिटी का रेडिएशन दोगे तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, याद रखना इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना पावरफुल है, मतलब बेसिकली उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मान लो कि एक वेव है, इंटेंसिटी का मतलब समझाता हूं तो तुमको थोड़ा सा इमेजिन हो पाएगा। मान लो कि यहां पे एक वेव है, अब इस वेव के पास 10 फोटोन है। कितने फोटोन है? 10 पार्टिकल, फोटोन 10 पार्टिकल है। ओके, तो 10 नहीं, कितने? 3 3 6 7 8 9 10 पार्टिकल है। और एक और वेव है जिसके पास सिर्फ 5 पार्टिकल है, ओके। अब यहां पे देखो भाई ये 10 पार्टिकल है, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई, मतलब जिस वेव के पास नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है पर सेकंड। जैसे मान लो ना कि तुम लोग बोलते हो कि भाई धूप बहुत ज्यादा है, दोपहर को जब तुम निकलते हो तो दोपहर को तुम बोलते हो धूप बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा धूप का मतलब क्या हो रहा है मालूम है क्या? कि भाई तुम्हारे शरीर पे ना नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ गए। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मतलब सुबह सुबह जो तुमको 10 फोटोन लग रहे थे पर सेकंड में, अब वही तुमको 20 फोटोन लग रहे हैं, 30 फोटोन लग रहे हैं, 100 फोटोन लग रहे हैं पर सेकंड।
इससे कई गुना ज्यादा लगते हैं, 10 रेज़ 2 में लगते हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जब तुम सुबह उठते हो तो तुमको सुबह वाली जो धूप है वो उतना ज्यादा गर्म नहीं लगती, उतना ज्यादा इंटेंस नहीं लगती। कारण यह है कि वहां पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड उतना ज्यादा नहीं होता। तुम्हारे मुंह पे सिर्फ 10 फोटोन पर सेकंड आ रहा होगा, 20 फोटोन पर सेकंड आ रहा होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जैसे जैसे दोपहर होने जाता है, भाई फोटोन का नंबर चेंज होता है। तुम्हारा 1000 फोटोन पर सेकंड, 2000 फोटोन पर सेकंड तुम्हारे मुंह पे आ रहा है, तो वो तुमको ज्यादा गर्म लगता है, ज्यादा इंटेंस लगता है। तो बेसिकली इंटेंसिटी को समझने के लिए नंबर ऑफ फोटोन को इमेजिन कर लो, इंटेंसिटी क्लियर हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो 10 फोटोन है, यहां पे 5 फोटोन है। अब ये 10 फोटोन यहां पे टकराएगा इस मेटल के साथ, तो कौन से सिचुएशन में तुमको लगता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना कंफर्म रहेगा? ये 10 जब टकराएगा तब, ये 5 जब टकराएगा तब। तो भाई हो सकता है कि तुम बोलो 10 वाला इज द करेक्ट आंसर, एंड इट इज करेक्ट आंसर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन उसके पास रहेगा, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसके पास कम है तो हो सकता है ये कम से टकराए और कम बाहर निकले, बट निकलेंगे तो भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो तो होगा। यस और नो? हो सकता है 5 ना निकले, 1 ही निकले, लेकिन निकलेगा तो। यस और नो? ओके, मतलब पॉसिबिलिटीज तो है। यहां पे हो सकता है 10 ना निकले, 2 निकले, 3 निकले, बट निकलेगा। मतलब इंटेंसिटी अगर कम हुई तो भी चलेगा, मतलब वहां पे तुमको तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने मिलेगा। बट फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, अब मान लो मैंने इसको 2 जूल से फेंका और इसको 10 जूल से फेंका, तो भाई 10 जूल वाला इससे टकराएगा, एनर्जी ज्यादा, बाहर निकलने का गारंटी बढ़ जाएगा। यस और नो? तो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी कहीं ना कहीं। अभी जब हम आइंस्टाइन रिलेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला फॉर्मूला। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से ही मिलती है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा तुम्हारा एनर्जी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास कितना है भाई? किसके किसके पास है? गामा के पास, एक्सरेज के पास, यूवी के पास। विजिबल तक आते आते वो एनर्जी कम हो जाती है, जो हमको दिखता है तुम्हारा विबग्योर, तो वो एनर्जी कम हो जाती है। ओके, हाँ, बट ये है कि भाई अगर तुम लोग गामा, यूवी, तुम लोग अपना एक्सरे ये सब यूज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो यहां पे भी वही बोल रहा है कि भाई इंटेंसिटी भले लो हो चल जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी लो नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आया? चलो सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन में ध्यान से समझा रहा हूं, तुम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर न्यूमेरिकल है, कम न्यूमेरिकल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक होने वाला है, और यहां से थियरी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। सेकंड कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड कहानी क्या बोलता है? सेकंड कहानी बोलता है कि भाई देयर इज नो लैग, देयर इज नो लैग बिटवीन, देयर इज नो लैग बिटवीन इंसिडेंट of radiation and emission of electron. Okay, there is no lag between incident of radiation and emission of electron. Okay, कोई भी लैग नहीं हुआ, कोई भी लैग नहीं है। ओके, इसका मतलब यह है कि भाई जैसी ही मैंने यहां पे लाइट दिया, जैसी तुम्हारा रेडिएशन उस प्लेट तक पहुंचा, वैसी तुरंत इसके अंदर करंट शो हो गया। मतलब ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है कि पहले यहां से रेडिएशन आया, इस प्लेट पे टकराया, ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा, कलेक्टर प्लेट के पास आया, फिर वो करंट यहां से फ्लो किया, फिर मेरे को करंट डिटेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है, वो स्लो प्रोसेस नहीं है, क्विक प्रोसेस। मतलब लगभग 10⁻⁹ सेकंड, लगभग 10⁻�9 सेकंड में सारा चीज खत्म। मतलब जैसे ही मैंने इसके ऊपर रेडिएशन दिया, जैसी टॉर्च चालू किया, जैसी मान लो कि टॉर्च चालू किया, वैसी करंट डिटेक्ट हो गया, उसी समय करंट इसके अंदर डिटेक्ट हो गया। मतलब इट इज वेरी क्विक प्रोसेस, बहुत क्विक प्रोसेस है। भाई यहां से लाइट आया, लाइट आके यहां पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर टकराया, जैसे ही टकराया वैसी फटाक से भाई यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और यहां पे मेरे को करंट दिख गया। मतलब देयर विल बी नो टाइम लैग, वहां पे थोड़ा भी टाइम लैग प्रेजेंट नहीं था। ओके, क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आई? सेकंड पॉइंट समझ में आया? चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जो नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ पार्टिकल है उस रेडिएशन के अंदर, वो भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा
तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तुम्हारा जो करंट है वो भी तो बढ़ेगा ना, तो इसको फोटो करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटो करंट। तो यहां पे बोला जाता है कि इंटेंसिटी is directly proportional to the intensity is directly proportional to the photo current, और फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तुम लोग ये भी बोल सकते हो, मान लो कि ये तुम्हारा फोटो करंट है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पे तुम्हारी इंटेंसिटी है, तो तुमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ओके। दैट इज फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्लियर बात समझ में आ गई भाई? फोटो करंट क्या होगा? इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बताते जाओगे, जैसे जैसे यहां पे देखो ना, यहां पे एक्सपेरिमेंट समझो, यही चीज तो है, यही चीज तो समझना है। जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब क्या बढ़ा रहा हूं? इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब उसके अंदर का नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं। वही सेम चीज, सेम एग्जांपल भाई, यहां पे एक वेव है, यहां पे वेव है, इसके पास 100 पार्टिकल है, इसके पास 5 ही पार्टिकल है। तो जरा सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने के चांसेस कहां होंगे? जरा सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने के चांसेस ये 100 वाले के पास होंगे या सो? ये जो 100 वाला है इसके पास से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने के चांसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे, यस और नो? तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, मतलब जैसे जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, अब मान लो कोई वेव ले रहा हूं जिसके पास 1000 फोटोन है, 1000 पार्टिकल है, तो वो 1000 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मान लो किसी के पास 10,000 है, तो वो 10,000 पार्टिकल टकराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, या सुनो? तो यहां पे देखा गया कि भाई तुम्हारा जो फोटो करंट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे इंटेंसिटी के साथ। हाँ, कंडीशन है प्रोवाइडेड पोटेंशियल and frequency should be constant, क्लियर बात समझा? ओके, चलो नेक्स्ट कहानी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देखो क्या होगा नेक्स्ट कहानी यहां पे। ओके, तो नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है कि भाई अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो क्या करंट हमेशा बढ़ता रहेगा? द आंसर इज नो। ओके, देयर इज अ पॉइंट जहां पे भाई करंट एक लेवल पे सैचुरेट हो जाएगा। ओके, मतलब क्या होगा कि भाई मैं इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा, तो क्या होगा? यहां पे देखो, यहां से समझने की कोशिश करो। मान लो भाई बहुत इंटेंसिटी बढ़ा दिया, अब बहुत इंटेंसिटी बढ़ा दिया मैंने, तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बराबर? अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है ना। अब नया इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों निकलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहा है भाई। वही चीज समझो ना, मान लो कि एक रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अब उस रोड पे ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक है, तो नई गाड़ी वहां से जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने इतना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दिया कि यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकल गए तो ऑलरेडी जो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन है, जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो नहीं हो पाएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, वो एक सैचुरेशन करंट पे पहुंच जाने वाला है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। ऐसा देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा देखा गया कि भाई आफ्टर सम टाइम if we increases the intensity, if we increases the intensity, there will no increase in photo current. There is no increase in photo current.
भाई फोटो करंट इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, एंड सच करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन एंड इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्लियर बात में आ गई? मतलब भाई मैं कितना भी इंटेंसिटी अब बढ़ा दूं, अब वहां पे तुमको करंट बढ़ने वाला नहीं है। ओके, मतलब कहीं पे एक सैचुरेशन वाली कहानी वहां पे आ चुकी है। ओके, अब मान लो कि अगर अगर मेरे को अब करंट बढ़ाना है तो मेरे पास दो चांस है या दो तरीका है। इधर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, इधर मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाऊं। देखो जरा, अब पोटेंशियल बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? यहां पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है ना, यहां पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, यहां पे हमने बैटरी लगाया हुआ है। हाई इंटेंसिटी का बैटरी है ये भाई, हाई वोल्टेज बैटरी है। तो ये हाई वोल्टेज बैटरी को मैं बढ़ा देता हूं। अब बढ़ा दे रहा हूं मतलब पहले 10 वोल्ट का था, अब 50 वोल्ट कर देता हूं। इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहले ये 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन को चूसता था मतलब अपनी तरफ घींचता था। ओके, अब क्या कर रहा है भाई? उसको 10 से 50 कर दिया। मतलब ये क्या करेगा? अब 20 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ आ रहा है? 30 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझने की कोशिश करो भाई। ट्रैफिक लगा हुआ है यहां पे, अभी ट्रैफिक यहां पे लगा हुआ है, ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है क्योंकि बैरिकेड बंद है। अब जैसी, या फिर बैरिकेड हल्का सा खुला है, अगर मैं बैरिकेड पूरा खोल दूं तो भाई धड़ाधड़ ट्रैफिक, धड़ाधड़ गाड़ी जाना चालू हो जाएगी। या सुनो, ओके, तो वही कहानी यहां पे कि जैसे ही मैंने इसके अक्रॉस, मैंने अगर कलेक्टर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाया, जैसे ही मैंने कलेक्टर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाया, वैसे ही क्या होगा भाई? वैसे ही अगर हम लोग देखने जाए तो यहां से करंट फ्लो होना बढ़ जाएगा। ओके, करंट फ्लो होना बढ़ जाएगा। ओके, अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट फ्लो होना बढ़ जाएगा। या सुनो, कैसे बढ़ेगा? समझाना कि भाई यहां पे जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यहां पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दो, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दो तो वो नेगेटिव चार्ज को फटाफट खींचेगा, फटाफट खींचेगा। अब फटाफट खींचेगा तो भाई करंट अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। या सुनो, इसके पहले क्या था? इसके पहले हम लोग सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट था। तो इंटेंसिटी सिर्फ बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका खींचने का तो लिमिट है ना। ये भाई 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हर सेकंड 50 इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा। कितना भी निकलने दो भाई, कितना भी निकलने दो, यहां से 100 निकले, 150 निकले, 1000 निकले, लाख निकले, 10 लाख निकले, वो खींचेगा कितने को? 50 को। अब मैंने क्या किया? यहां पे इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया मैंने, यहां पे पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब जैसे ही यहां पे पोटेंशियल बढ़ा दिया, वो क्या करेगा भाई? 50 की जगह 500 को खींचेगा, 1000 को खींचेगा, 10,000 को खींचेगा। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे करंट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ओके, वहां पे जो सैचुरेशन करंट है उसका लिमिट बढ़ते जाएगा। यही सेम चीज मैं फ्रीक्वेंसी के लिए भी कर सकता हूं। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो हर एक का सैचुरेशन का जो करंट है वो बढ़ेगा। ओके, तो अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूं तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। अगर तुम देखने जाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे सैचुरेशन ग्राफ जो रहता है ना, वो ऐसा बनता है। ओके, देखो एक टाइम तक तो बड़ा 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 बड़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा सैचुरेशन करंट है। ओके, ये तुम्हारा सैचुरेशन करंट है। मतलब बड़ा 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 बड़ा, अब उसके बाद क्या हो गया? ये सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। अब करंट बढ़ नहीं रहा, अब करंट बढ़ नहीं रहा। ओके, अब अगर मेरे को करंट बढ़ाना है तो मेरे को उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी या फिर उसका पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है या फिर उसकी पोटेंशियल बढ़ानी है। क्लियर बात समझ आ गया कैसे समझाया ना मैं वो चीज? ओके, चलो आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कशन है भाई? नेक्स्ट डिस्कशन है, अगला डिस्कशन होता है तुम्हारे एनर्जी का। ओके, किसका डिस्कशन होता है? एनर्जी का। तो कितवा पॉइंट था ये? 5वां पॉइंट। तुम लोग एक बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझेगा। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, वही सारा चीज वहां पे टेक्स्ट बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो लेट्स से अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी की कहानी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कहानी, भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है। ओके, देखो जरा, तो यहां पे समझने पहले यहां पे समझाता हूं। अब मान लो कि मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी दिया मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब करंट बहुत ज्यादा होगा। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब मेरे को वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, वो चीज को बढ़ाना है या फिर वो चीज को चेंज करना है। तो क्या मैं इंटेंसिटी चेंज करूंगा
तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगा क्या? जरा सोचो तो। आंसर इज नो। भाई इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है सर, समझाओ जरा ये चीज। चलो समझाते हैं। ओके, इसको समझाते हैं जरा। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा। मतलब इसके पास 100 फोटॉन थे, मैंने 1000 कर दिया, 1000 कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन 1000 निकलेंगे। मान लो सारे के सारे फोटॉन ने टकराया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 1000 फोटॉन क्या करेंगे? 1000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बराबर। ओके, बट जरा सोचो, जब वो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो निकलने की शक्ति है वो तो वो फोटॉन डिसाइड नहीं करेगा ना। वो तो डिसाइड करेगा कि भाई तुमने कौन सी एनर्जी यूज की है। तुमने गामा यूज किया, तुमने एक्सरे यूज किया, बराबर। मतलब वो तो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। भाई कितना हाई एनर्जी है, वो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वो एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर तुम हाई एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी लोगे तो ज्यादा तेज टकराएगा, ज्यादा तेज टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज बाहर निकलेगा। बस में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन की निकलने की जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि भाई तुमने कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज किया है, कौन सा एनर्जी यूज किया है। तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो तुम उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ा रहे हो, तुम नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ फोटॉन आएगा आएगा आएगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सब होगा, बट इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब तुमको अगर एनर्जी बढ़ाना है तो तुमको उस वेव का ताकत बढ़ाना है। ताकत बढ़ाना है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन के मैक्स, तुम उसको बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम of an electron, kinetic energy maximum of an electron is depend on frequency, is depend on kinetic energy maximum of electron is depend upon frequency of radiation. It does not depend, it does not depend on the intensity. It does not depend on the intensity. ओके, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। भाई इंटेंसिटी तुम बढ़ा रहे हो, तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है, सही बात है। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि वो ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ज्यादा एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं मतलब तुमको जो फोटॉन आ रहा है ना, वो आने की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उस फोटॉन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी कौन बढ़ाएगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अगला डिस्कशन करते हैं। अगला डिस्कशन है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, दैट इज छठवां, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बुक में और इसमें, लेकिन जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सारी की सारी तुम्हारे बुक में तुमको मिलेंगी। अगर तुम रीड करोगे तो वहां पे कोई पॉइंट मिस नहीं हो रहा, याद रखना। ओके चलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या होता है? तो ऐसा देखा गया कि विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल, विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल, मतलब यहां पे इनिशियली कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं था। मतलब मान लो यहां पे मैंने डायरेक्ट कनेक्शन दिया होता, क्या दिया होता? एक डायरेक्ट कनेक्शन दिया होता। उस समय कोई भी बैटरी अटैच नहीं था, उस समय कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं था, कोई बैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं थे। मैंने जैसे यहां से रेडिएशन छोड़ा, जैसी रेडिएशन इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन अपने आप, मतलब उनके पास उतनी एनर्जी थी कि अपने आप वो कहां तक पहुंच गए? कलेक्टर प्लेट तक पहुंच गए। और अपने आप कलेक्टर प्लेट तक पहुंच गए तो क्या फ्लो होना चालू हो गया? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गया, इसका मतलब करंट फ्लो होना चालू हो गया। और यहां पे मेरे को जो माइक्रोमीटर है, उस माइक्रोमीटर में करंट शो होना चालू हो गया। क्लियर बात समझ आ रही है भाई? उस माइक्रोमीटर में क्या शो होना चालू हो गया? करंट शो होना चालू हो गया। यस और नो? मतलब विदाउट एनी पोटेंशियल, हमने कोई पोटेंशियल वहां पे अप्लाई नहीं किया है। ओके, विदाउट एनी पोटेंशियल, मैंने सिर्फ यहां पे हाई एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट किया। किसके ऊपर? मेटल प्लेट के ऊपर। तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला। अब दैट इलेक्ट्रॉन हैव दैट मच एनर्जी कि वो कलेक्टर प्लेट तक अपने आप ट्रैवल हो सके। तो जब वो कलेक्टर प्लेट तक अपने आप ट्रैवल हो गया तो यहां पे देखा गया कि भाई यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन विदाउट पोटेंशियल अप्लाई किए वो इलेक्ट्रॉन ये हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ओके,
इसका मतलब अगर ग्राफ के थ्रू देखने जाओ तो मान लो ये तुम्हारा फोटो करंट है, मान लो ये तुम्हारा फोटो करंट है, और मान लो ये तुम्हारा ओके ये तुम्हारा फोटो करंट है और यहां पे तुम्हारा पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे तुम्हारा पोटेंशियल है, इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा। तो ऐसा देखा गया कि बेसिकली पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल जीरो, बट इट हैज सम वैल्यू ऑफ करंट। मतलब पोटेंशियल वहां पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, यहां पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन, कोई भी बैटरी नहीं लगाया, डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, तो भी इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप, उनके पास उतनी एनर्जी है कि वो अपने आप कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जा रहे हैं। यस और नो? मतलब मेरे को यहां पे कोई भी पॉजिटिव पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब क्या है भाई, अब मेरे को क्या करना है, वो इलेक्ट्रॉन को रोकना है। मतलब वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट फ्लो को जीरो करना है। अब करंट फ्लो को जीरो करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, मेरे को नेगेटिव साइड क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। नेगेटिव साइड क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव साइड पोटेंशियल देना पड़ेगा। उस पोटेंशियल को बोलते हैं भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ऐसा पोटेंशियल जहां पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर से जो फोटो करंट फ्लो हो रहा है, इतना नेगेटिव पोटेंशियल मैं उसको दूंगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो वहां पे जीरो हो जाए। मतलब क्या है भाई, यहां पे जैसे ही मैं इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना चालू करूंगा, जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो मेरे को पता है भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन आएंगे 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 तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना। अब जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है वो तो चले जाएंगे, वो तो करंट फ्लो कराएंगे, बट जिनके पास कम एनर्जी है वो रुकते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल इंक्रीज करते जाऊंगा इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से पास नहीं होगा, और उस समय जो पोटेंशियल होगा ना, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां या ना? तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? द पोटेंशियल at which the potential at which फोटो करंट और द नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसा लिखो हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में देते हैं ना, तो द नेगेटिव पोटेंशियल at which, the negative potential at which, दो बार लिख दिया, at which फोटो करंट बिकम जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, उसको क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो जनरली देखने जाओ तो नेगेटिव साइड में तुमको वो कुछ ऐसा मिलेगा, और पॉजिटिव साइड में तुम जाओगे तो तुमको एक टाइम बाद सैचुरेशन करंट मिल जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा तुमको। ओके, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके, अब अगर तुम देखने जाओगे तो जनरली हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए तुमको तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो तुमको कहीं ना कहीं अलग अलग मिलेगा। ओके, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तुमको अलग अलग मिलेगा। मतलब बेसिकली ऐसा मान लो कि ऐसा यहां पे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पे अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, हाँ, हो सकता है सैचुरेशन करंट तुम्हारा सबके लिए क्या हो, सेम हो, करंट सबके लिए सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको अलग अलग मिलेगा, याद रखना। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कारण यह है कि मान लो मैंने गामा यूज किया, अब गामा यूज किया तो गामा के पास बहुत एनर्जी है, अब गामा रे के पास बहुत एनर्जी है, गामा रे यहां जाएगा, टकराएगा इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी से निकालेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी से निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से कलेक्टर की तरफ जाएंगे, या बहुत एनर्जी से जाएंगे,
तो अगर मेरे को उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो मेरे को यहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अब मान लो कि मैं विजिबल लाइट यूज करता हूं या फिर मैं यूवी लाइट यूज करता हूं जो बेसिकली कम एनर्जी का होता है। मान लो बेसिकली क्या होता है, कम एनर्जी का होता है। तो अगर यहां पे मैं यूवी लाइट दूंगा या फिर विजिबल लाइट दूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जरूर, बट उतनी ज्यादा एनर्जी से नहीं निकलेंगे। अब उतनी ज्यादा एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो यहां पे मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मैं कम स्टॉपिंग पोटेंशियल दूंगा तो भी वो रुक जाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो इसलिए हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देयर विल बी अ डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस और नो? फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी there will be for different frequency there will be different stopping potential। क्लियर? बात समझा एवरीवन? पक्का? कहानी समझ में आ रही है सबको? पक्का? चलो नेक्स्ट कहानी है तुम्हारा मेटल। ओके, नेक्स्ट कहानी क्या है तुम्हारा? मेटल। मतलब भाई हो सकता है कि हमारे पास अलग अलग मेटल हो। अब अगर अलग अलग मेटल है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग मेटल में से अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, भले मैंने उनको सेम फ्रीक्वेंसी दिया। अब मान लो कि मैंने एक गामा रेडिएशन पोटेशियम के प्लेट पे डाला और वही एक गामा रेडिएशन मैंने आयन के प्लेट पे डाला, तो जरूरी नहीं है कि दोनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ओके, जरूरी नहीं है दोनों में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। वहां पे कुछ एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में, ये वाले लेक्चर में तो नहीं, शायद से नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अगर मेरे पास दो मेटल है, मान लो मेरे पास दो मेटल है, लेट्स से मेटल ए एंड मेटल बी, लेट्स से मेटल ए एंड मेटल बी। अगर मेरे पास दो मेटल है, एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, तो दोनों से अगर मेरे को ये निकालना है, क्या बोलते हैं, तो मान लो एक मेटल बी है, एक मेटल ए है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि दोनों मेटल से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ये कहानी बेसिकली अगर तुम पढ़ोगे वर्क फंक्शन, जब हम पढ़ेंगे तो वर्क फंक्शन की कहानी तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे समझ में आएगी। ओके, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। यहां पे देखो क्या होता है वर्क फंक्शन, समझ ही लो, क्यों वेट करने का। व्हाट इज वर्क फंक्शन, देखो यहां पे। ओके, अब ऐसा देखा गया कि भाई अब मान लो कि ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, मैं इसके अंदर एनर्जी डाला, मैंने इसके अंदर एनर्जी दिया, मैंने इसके अंदर 10 जूल का एनर्जी दिया। ओके, 10 जूल बहुत बड़ी एनर्जी होती है। वहां पे जो एनर्जी होती है वो ईवी के टर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होती है। बट ऐसा एग्जांपल के तौर पे मान लो यहां पे मैंने 10 एनर्जी दिया, 10 जूल का एनर्जी दिया। अब 10 जूल का एनर्जी दिया भाई, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहां पे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। ओके, मतलब मान लो कि जैसे ही तुमने इसको इलेक्ट्रॉन को 10 जूल दिया, तो हो सकता है ना जब वो बाहर निकल रहा था तो धक्का मुक्की होते होते आजू बाजू पार्टिकल के धक्का मुक्की से या फिर आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन के धक्का मुक्की से कुछ भी किसी ना किसी कारण से वो 10 जूल की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। वो 10 जूल की एनर्जी वो मेटल के पास आई और भाई वो बाहर निकल ही नहीं पाया। वो यहां से यहां तक आते आते वो एनर्जी गायब हो गई, वो एनर्जी खत्म हो गई। ये सुनो, वो एनर्जी क्या हो गई, कम पड़ गई उसको। ये सुनो, तो इसका मतलब देयर हैज टू बी अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। जनरली उसको हम लोग फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जनरली हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। मतलब द मिनिमम एनर्जी required for electron
required for electron, the minimum energy required for the electron to emit from the metal surface, the minimum energy required for electron to emit from the metal surface is called as work function of that surface or of that metal, work function of that metal. अब हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा भाई, हर एक मेटल डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। अगर तुम देखो पोटेशियम, तो पोटेशियम भाई ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसको थोड़ा एनर्जी दोगे वो निकाल के दे देगा तुमको। अगर पोटेंशियल के तुम पोटेशियम के लिए देखने जाओ तो 2.3 ईवी होता है। अगर तुम वर्क फंक्शन देखने जाओ पोटेशियम के लिए, किसके लिए, पोटेशियम के लिए, तो लगभग वो 2.3 ईवी होता है। बट वही तुम गोल्ड के लिए देखने जाओ तो लगभग गोल्ड का जो होता है वो 5.1 ईवी के आसपास होता है। इसका लगभग डबल, लगभग इसका डबल। या सोनो, मतलब अगर तुमको गोल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उसको 10 ईवी का एनर्जी देना पड़ेगा। कारण तुम सोचो सर 5 देना है तो 5 से निकल जाएगा, ना ना ना, 5 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 5.1 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। या सोनो, ये तो मिनिमम कम से कम इतना चाहिए भाई। अगर तुम उसको एनर्जी दोगे, तो इतना तो कम से कम है। अगर 5 दोगे तो 5 में निकल जाएगा क्या, ना ना ना, वो 6 में भी नहीं निकलेगा, 7 में भी नहीं निकलेगा। हाँ, बट जो पॉसिबिलिटीज है निकलने की वो बढ़ जाएगी। ओके, बात समझो। देखो मिनिमम इतना तो रिक्वायरमेंट है भाई, उसको एनर्जी, ये प्लेट में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको एनर्जी कम से कम 5.1 ईवी का तो देना है गोल्ड के लिए, और पोटेशियम के लिए 2.3। ऐसे अलग अलग मेटल के अलग अलग होते हैं। बट 5 दोगे और बोलोगे गारंटी से निकल जाएगा, ना। 5 दोगे तो 5 तो उसको चाहिए। अब 5 लिया उसने, जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि अरे कोई काम, जैसे तुम छोटे भाई को बोलते हो कोई काम करके, तो अब छोटे भाई को तुम बोलते हो अरे चल ना 5 रुपया रख ले तू, 10 रुपया रख ले तू, 100 रुपया रख ले तू, बराबर। अब 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, तीनों में फर्क है। अब 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपये में पॉसिबिलिटीज बढ़ जा रही है कि भाई 5 रुपये में शायद तक तुम्हारा काम हो या ना हो, 10 रुपये में शायद तक तुम्हारा काम हो सकता है। अब जैसे जैसे तुम अमाउंट बढ़ा रहे हो, तुम्हारे काम होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। वही कहानी यहां पे भी होती है कि भाई जब तुम 5 ईवी दे रहे हो तो हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। बट जैसे जैसे तुम 5 से 6 कर रहे हो, 6 से 7 कर रहे हो, 7 से 8 कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उतना जितना तुम वर्क फंक्शन बढ़ाते जाओगे, जितना तुम एनर्जी बढ़ाते जाओगे, उतना इलेक्ट्रॉन एमिट होने का पॉसिबिलिटीज भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। भाई इतना तो कम से कम है, ये इतना तो वो इलेक्ट्रॉन चूस लेगा बाहर निकलने के लिए, वो अपने पॉकेट में डाल लेगा इलेक्ट्रॉन इतना बाहर निकलने के लिए कि भाई अगर तू मेरे को निकालना चाहता है, इस मेटल सरफेस से बाहर निकालना चाहता है, तो कम से कम मेरे को 5.1 ईवी का ये दे, क्या बोलते हैं, एनर्जी दे। तो उतना एनर्जी लेके तो वो जेब में रख लेगा। निकलेगा कितने से, वो बाहर निकलने के लिए भी तो उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो वो कहां से मिलेगा उसको, बात समझ आ रहा। तो इससे ज्यादा एनर्जी तुमको देनी पड़ती है, तब जाके पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। क्लियर, बात समझ आया कहानी वर्क फंक्शन का। तो वही कहानी यहां पे भी है भाई, अगर अलग अलग मेटल है तो यहां पे अलग अलग वर्क फंक्शन भी होंगे। एक हो जाएगा तुम्हारा ए के लिए और एक हो जाएगा तुम्हारा बी के लिए। ये सुनो, इसलिए अलग अलग मेटल से तुमको अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन भी देखने मिलेंगे, फोटो करंट भी देखने मिलेंगे, और हर एक के लिए, हर एक मेटल के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा, अलग अलग सैचुरेशन करंट भी होगा। क्लियर, मेटल टू मेटल ये चीज वेरी करेगी, याद रखना, मेटल टू मेटल ये चीज वेरी करेगी। क्लियर, बात समझ में आया, क्लियर, कहानी समझ में आई। आज हम लोग ने जितना भी कहानी देखा भाई, आज हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक कहानी देखा, उसका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। ओके, और सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग ने डिस्कस किया है। हो सकता है कुछ पॉइंट लिखा ना हो, बट डिस्कस जरूर हम लोग ने किया है। तो एक बार तुम लोग गो थ्रू करोगे, जब तुम लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे, अगेन आई एम सेइंग कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, तुमको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा। तो व्हेन यू रीड द टेक्स्ट बुक यू कैन रिलेट कि भाई हम लोग ने सारा पॉइंट डिस्कस किया है यहां पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद आइंस्टाइन पोस्टुलेट। ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन। भाई आइंस्टाइन ने कैसी कहानी दी, इसी ऑब्जर्वेशन पे आइंस्टाइन ने अपना भी एक पक्ष रखा। तब कहानी आती है फोटोन का। जब हम लोग, अभी तक तो फोटोन किसी को पता ही नहीं है, जब अभी आइंस्टाइन की कहानी जब पढ़ेंगे तब फोटोन की कहानी। भाई उन्होंने उस एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया फोटोन। यस और नो, वो जो पार्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई रेडिएशन के पास पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का जो फोटोन नाम है वो आइंस्टाइन की देन है। वो कैसा, क्लियर, बात में आ रही है एवरीवन, पक्का कहानी समझ में आया। तो भाई थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो रहा है, बट ऑब्वियसली अब से जो भी वीडियोस आएंगे वो तुम्हारे पास लेंदी आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे भाई, ज्यादा पोर्शन कवर करेंगे। ओके, याद रखना। तो वीडियो
ये नहीं होने वाला है कि कोई टॉपिक एलिमिनेट होगा, ना, वीडियो सारे आएंगे, बेहतरीन तरीके से आएंगे, तुमको क्या करना है, पढ़ते रहना। ओके, क्लियर, बात में आ गया? तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो भाई वीडियो क्या करना, लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर हिट करना, क्योंकि जैसे ही तुमको भाई वीडियो अपलोड हो तुम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। ओके, चलो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।